तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तांडव आयुर्वेदा में। और कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से बात करना चाह रहा था मैं। पहली चीज़ तो ये कि रिज़ल्ट आ चुका है यूपी पीएससी का। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती रहेंगी बार बार। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा समय चल रहा है आयुर्वेद के लिए। और ये बात मैं आपको बस यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ कि है ना, हुआ क्या था जब मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया था तो मेरे साथ के जितने भी लोग थे जामनगर के, वो जानते हैं कि सभी लोग सेलेक्टेड हो गए, कुछ लोग रह गए थे। अगर यूपी में भी बात करूँ तो क्योंकि मेरा काफ़ी लेट बैच था, तो मेरे से जो सीनियर्स थे वो सभी लोग जॉब पा गए पहले जो वैकेंसीज आई थी यूपी पीएससी में। मुझे ऐसा लगता था कि अगर एग्ज़ाम मुझे देने को मिले, एक चांस मिले, तो शायद हम लोग भी सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि मेहनत से तो नहीं हटता हूँ पीछे कम से कम मैं, है ना। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कोई एग्ज़ाम ही नहीं आया तब तक। जो एग्ज़ाम आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि मान लो 2 सीट के लिए, 5 सीट के लिए, वो दिए भी नहीं, और जो दिए उनके रिजल्ट भी नहीं आए खैर अभी तक। लेकिन अभी एग्ज़ाम हुआ यूपी पीएससी, तो मेरे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ। मेरे बच्चे मतलब जो पढ़ते हैं ऑब्वियसली मेरे साथ पास, है ना, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और अभी भी कई सारे लोगों का नहीं हुआ होगा, तो बिल्कुल दिल छोटा नहीं करोगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इस बार ही नंबर आ जाए। हो सकता है आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो, शायद आपके लिए यूपी पीएससी ना बन के यूपीएससी बनी हो। मतलब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट गैजेट 1 ऑफिसर है ये, क्लास 2 रैंक की जॉब है यूपी पीएससी। लेकिन फाइनली लोग बार बार पूछते हैं मुझे कि कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर है, यूपीएससी या स्टेट पीएससी। तो देखो, डिपेंड करता है। अगर आप यूपीएससी में जाते हो तो एक बाउंडेशन है कि आप यहीं पर रह सकते हो, कुछ फिक्स एरियाज़ हैं। लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी में हो, अपने घर के पास रह सकते हो सकता है अपने पेरेंट्स के पास हो, है ना। होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आप जो पास का जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हो, आप एटलीस्ट अपने स्टेट के अंदर रहते हो। कभी कोई इमरजेंसी होती है या फैमिली के अंदर या आपके क्षेत्र में, आप इजीली अवेलेबल हो सकते हो लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट में फ़ायदा होता है, प्लस आप उस जगह के अभ्यस्त होते हो, आप अच्छे से लोगों को जानते हो। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी सिलेक्शन के लिए। मतलब किस तरह से आप तैयारी करो, चाहे पीजी की बात हो, पीएचडी की बात हो, या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर की बात हो। स्ट्रेटेजी के बारे में कल हमने कुछ बातें की थी कि देखो, सब कुछ पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं इस बार जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम रहा, आपको पता होगा, सॉरी, आपको पता होगा कि इस बार क्या रहा कि लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान था कि 3 गुना लोग बुलाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 गुना लोग क्वालिफाई कर पाए। अब उन्हीं में से लोग सेलेक्ट हुए, उन्हीं में से लोग सेलेक्ट नहीं हुए, है ना, जो 2 गुना लोग बताए। तो काफ़ी हद तक लोग ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में थे। अगर आपको बुलाया गया था तो ये पहले ही तय था कि आप लगभग 50% तो इन हो, क्योंकि जो रेशियो रह गया था बहुत कम रह चुका था, है ना। 2 बच्चों पर 1 सीट थी, तो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान मानूंगा इसको मैं, जो 3 सीट पर 1 हो सकती थी। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि कुछ गिनती की चीज़ें पढ़ लोगे, सिर्फ गोविंद पारेख या इस तरह की और चीज़ें पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। नहीं, अभी वो नहीं रहा। यूपी की अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो एग्ज़ाम वहाँ भी टफ था, सेम सिनेरियो वहाँ भी रहा, और अभी हमने आयुर्वेद में भी ऐसा देखा। तो बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन चलो, आज मैं वो बातें ना करके एक कुछ ज़रूरी बातें करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हो कि इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटरव्यू में बेसिक किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये पूरी सीरीज़ चलाने की कोशिश करूँगा मैं कि कुछ और लोगों से आपको मिलाऊँ जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया हो इस बार, या फिर कहीं और इंटरव्यू फेस किया हो, और वो आपको बता सकें कि उनसे क्या सवाल पूछे गए और उनके एग्जैक्टली क्या जवाब थे। एटलीस्ट जो लोग सेलेक्ट हुए, है ना। और जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके बारे में भी कोशिश करेंगे हम जानने की कि इन चीज़ों से अलावा उन्होंने क्या किया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ऐसा क्या नेगेटिव गया उनके अगेंस्ट कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो खैर, आज ये पहला सेशन है तो मैं अपनी ही बात करता हूँ आपसे। तो देखो, ऐसा है कि पहली चीज़ होती है आपका माइंडसेट। आप पॉजिटिव माइंड के साथ गए हो, या फिर आपके माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं डरता हूँ, है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए पॉजिटिविटी क्या रही, मैं उन चीज़ों की बात बता देता हूँ पहले आपको। देखो, सबसे पहली चीज़ जो पॉजिटिव थी मेरे लिए ये थी कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीएससी का, तो उस समय मैं कुछ खास जुड़ा हुआ नहीं था पढ़ाई के साथ। मतलब एक बार पीजी निकाला और उसके बाद ठीक है, जैसा हम सभी करते हैं कि पीजी में गए, एक ये होता है कि हम आए हैं तो खूब मज़े करने हैं, यहाँ पे एंजॉय करना है 3 साल, उसके बाद घर वापस जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है आगे। तो कुछ वैसी सी लाइफ थी। तो पीजी जस्ट करके आया था जब ये एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपीपीएससी वाला, हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था। तो तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, इतना पता था कि हाँ क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो क्वालिफाई कर भी गए, मार्क्स ठीक ठाक आए होंगे उम्मीद करता हूँ, अराउंड
100 के अराउंड रहे होंगे, 115। मैं हमेशा अपने आप को वही कंसिडर करता हूँ कि हाँ, मुझे टॉप नहीं करना है, लेकिन मुझे बाहर भी नहीं होना है, मुझे सेफ जोन चाहिए। मैं हमेशा ऐसे इस तरह का ही रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं आप लोग के लिए ऐसी उम्मीद नहीं करता। आप लोग को हमेशा यही कोशिश करनी है कि टॉप पे रहो, बेस्ट पे रहो, ठीक है। थोड़ा शोर जो सुन पा रहे हो तो कारण वही है कि अपनी फेवरेट जगह बैठा हुआ हूँ, वही सड़क के पास, वही लोगों को देखते हुए थोड़ा मन सा लगा रहता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा तो पॉजिटिव चीज़ क्या गई, पहला तो ये कि अब भी मैं लगातार आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इधर पिछले लगभग 1 साल से। तो अब जो ये इंटरव्यू हुआ ना, तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी, मैं अच्छे से बात जानता था कि अगर आयुर्वेद का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे जवाब आता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ था कि हाँ, मुझे इतना पढ़ा हुआ है कि मैं बाकी लोगों से तो बेहतर बता के आ सकता हूँ। फ़िलहाल आज की डेट में बहुत सारे लोगों से मेरा मतलब है, नो डाउट सबसे अच्छा तो नहीं बता सकता, है ना। कुछ लोग काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे जो मेरे से बेहतर आए, और जिन लोग भी अच्छा नहीं भी कर पाए, हो सकता है वो भी अच्छे हों और कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट गई हों, नेगेटिव गई हों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स थे ना, तो पहले तो आपका माइंडसेट होता है, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी पॉजिटिव किया। अब मेरे लिए सिर्फ ये बचा था कि मुझे आयुर्वेद देखना ही नहीं था, मुझे सिर्फ मॉडर्न वाला पार्ट कवर करना था, है ना। जो बातें की लोगों से पता चला, सब ने बोला नहीं आयुर्वेद ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए, अपने उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने मॉडर्न पूरा अच्छे से, जो भी कॉमन डिजीज़ होती हैं, जो ग्रुप में लोग हैं जुड़े हुए मेरे साथ, उनको पता है, कुछ लिस्ट हमने बनाई थी पहले ऐसे डिजीज़ की, तो वो मैंने बच्चों को भी दी पढ़ने को, और मैंने खुद से भी वो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार की। तो वो पार्ट भी कवर हुआ कि मतलब मॉडर्न हो चाहे आयुर्वेद हो, वो दोनों चीज़ों पर मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जिनको मैं लकी मानता हूँ अपने लिए। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं ना, तो 13 नंबर, मैं निगेटिविटी नहीं बढ़ा रहा, लेकिन 13 नंबर मैं अपने लिए अच्छा मानता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा बर्थ डेट है ना 13, और जब भी लाइफ में 13 के साथ जुड़ा हूँ, इत्तेफाक कह लो, इसको कुछ भी कह लो, हमेशा अच्छा रहा मेरे साथ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे जो 13 नंबर के साथ जुड़ी हुई थी, मसलन कि जहाँ मैं रहा होटल, तो 13 नंबर रूम था, और जो इवन कुछ चलो ऐसी चीज़ें शायद शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी हुई जो 13 नंबर के साथ ही जुड़ी हुई थी, सब कुछ 13 13 13। तो मुझे एक कहीं ना कहीं आपका माइंड ऐसे खेलता है आपके साथ कि नहीं अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ 13 नंबर मिल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही मैं थोड़ा सा यकीन रखता हूँ, हल्का सा कह लो उधर मेरा झुकाव है, 13 नंबर मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आपको नहीं इस पर ध्यान देना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या अच्छा रहा होगा शायद। अब आती हैं काम की बातें। जब आप रूम में जाते हो, आप कैसे जाते हो, क्या करते हो, वो सारी बातें तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था, तो आप उससे रिलेट करना कि शायद आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ जो ध्यान रखी वो ये थी कि शूज़, मुझे शूज़ जो थे वो ऐसा नहीं कि कोई स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाएँ, है ना, या फिर कोई सैंडल पहन के चले जाएँ। कोशिश करो एक अच्छे लेदर शूज़ पहनो, और बहुत से ऐसे लोग पहन लेते हैं कि बड़े अजीब से लगते हैं वो, है ना, तो उस तरह का नहीं करना, बहुत सिंपल सोबर जितने आप लग सको उतना सिंपल बन के अंदर जाना है चैम्बर के अंदर, ठीक है ना। तो शूज़ क्लीन हो। अब इसमें ये मत कहना कि कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, सबका पहनावा अलग होता है, ठीक है पहनावा अलग होता है, लेकिन आप जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो, ऐसा होना चाहिए जब आप बाहर जाओ तो लोग आपसे मिलें तो एक इमेज बने कि आप डॉक्टर हो, लेकिन उसके बाद भले ही वो आपको कहते हैं कि आप बड़े डाउन टू अर्थ हो, लेकिन कोशिश मत करो पहले से ही अपने कपड़े ख़राब करके इस तरह से उनको दिखाने की कोशिश करो कि आप डाउन टू अर्थ हो। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, मैं मानता हूँ हमेशा आपको अच्छे ड्रेस में रहना चाहिए, है ना। इवन कोशिश करो अपने घर में भी हो तो थोड़ा इस तरह से रहो कि आपको बाद में बनना ना पड़े, मतलब आप हमेशा ठीक बनने की कोशिश करो, ठीक से रहने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी कपड़े, शर्ट, पैंट जो भी, अब बहुत ही सिंपल पहनोगे, बिल्कुल सिंपल। कोशिश करो कि उनको ज़्यादा कलर्ड ना हो, मतलब बहुत सिंपल कलर चूज़ करो, सिंगल कलर हो, शर्ट का भी पैंट का भी, मैच कर लो उनको अच्छे से, बहुत तड़क भड़क वाले रंग ना हो। ऐसा कुछ कोई लोग पहन के चले जाते हैं कि बहुत रेड कलर पहन के चले जाएंगे, या फिर बिल्कुल डार्क ब्लू पहन के चले जाएंगे ना, मतलब वो उस तरह का ना हो कि आंखों को चुभे, आप अलग दिखाई दो, 10 लोगों में आप दिखाई दो कि अच्छा ये पर्सन बैठा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपके ऊपर ध्यान जाए। तीसरी चीज़ है, जब भी एंटर करते हो रूम के अंदर तो कोशिश करोगे कि आप बहुत शांति के साथ अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रखते हुए, और जब गेट को क्लोज़ भी करते हो तब तक वहीं रुकने की कोशिश करो, जो मैंने किया मैं अपना बता रहा हूँ। और कोशिश करो कि आपकी बैक साइड कभी भी जो अंदर बैठे हुए हैं लोग आपको एग्जामिन करने के लिए, वो फेस मत करो उनको, है ना, कभी भी बैक से फेस मत करो, वो अच्छा नहीं माना जाता बैक दिखाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब एंटर करते हो तो थोड़ा सा स्माइल करो, और जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको नमस्ते करो शालीनता के साथ, है ना। अभी तो जानते हो कोरोना है वैसे भी, तो हैंड शेक की कोशिश मत कर लेना भूल के भी, तो नमस्ते ही करना है आपको, क्योंकि अंदर जो एक ऑफिसर बैठा हुआ है, कोई आईएएस या कोई आईपीएस बैठा हुआ है ना, तो वो यही चीज़ें देखता है। उसको नहीं पता कि आप पढ़ने में कैसे हो, उसको नहीं पता है शायद कि टाइफाइड क्या होता है,
उसको नहीं पता होगा कफ क्या है, पित्त क्या है, बात क्या है, लेकिन वो इसलिए बैठा हुआ है, वो आपको जज करना चाहता है कि आप एटलीस्ट एक पर्सन कैसे हो, है ना। तो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दिखाओ। और सोचो एक आईएएस बैठ के कोई बात कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा पर्सन उसको कभी भी उसके अगेंस्ट जा पाएगा, ना कह पाएगा उसको, है ना। अगर उसको लगता है कि आप ठीक हो तो वो मतलब आपको ज़रूर फेवर करेगा। तो वो कोशिश करो वो फेवर आपको मिल जाए, तो अच्छे से अपने आप को दिखाओ। सीट पर जब तक ऑफर ना की जाए सीट मत बैठो। वो आपसे जब कहेंगे बैठो उसके बाद बैठो, और थैंक यू भी बोलो उनको बैठने के बाद। अब आती है सवालों की बात। सवालों में आपको क्या आना चाहिए, क्या ना आना चाहिए। तो मुझे लगता था पहली चीज़ जो मुझे पता चली थी कि क्या सवाल पूछे जाते हैं। मेरी एक मौसी है, तो उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो मुझे मालूम था कुछ चीज़ें उनसे क्या पूछी गई थी, है ना। तो पिंकी, अंकिता नाम जानते होंगे, मैं अभी तो आप देख सकते हो उनके वीडियोस भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती भी हैं वो, है ना। तो खैर इसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता था कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एक आइडिया था कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी लोकेलिटी के बारे में, आप जहाँ रहते हो वहाँ कौन सी नदी जाती है, आप जहाँ रहते हो वहाँ कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, स्टेट हाईवे जाता है, आपके यहाँ पर किन फसलों की प्रमुखता खेती होती है ना। तो इस तरह के सवाल कुछ बेसिक हैं आपके क्षेत्र के बारे में, क्या जगह वहाँ की फ़ेमस है। और सबसे बेसिक चीज़ है आपका नाम, आपके नाम का मतलब क्या है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं आपके नाम का क्या मतलब है। आपकी एग्जैक्ट चीज़ें, जैसे अगर आप पीजी किए हुए हो तो फिर आपका जो भी कोड होता है, टीचर कोड जनरेट होता है, वो नंबर क्या है। या फिर बात करें तो बेसिक आपकी जो संस्थाएं हैं सारी की सारी आयुर्वेद से संबंधित, वो कब कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं ये सब मालूम करके गया था। प्लस जो रिसेंट के बारे में चीज़ें होती हैं, आपको यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो, आपके स्टेट से संबंधित या फिर पूरे देश से संबंधित कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ो। साल भर कोशिश करो दिन में 5 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर डेली देखना है आपको। तो न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 आपके माइंड में बिल्ड होती रहेंगी, है ना। तो क्या होता है कि आपको एकदम से नहीं जाना पड़ेगा। अब कोई मुझे कहता कि भाई 2 दिन पहले तुम पूरा जनरल नॉलेज जो याद कर लो, मैं नहीं कर सकता था, है ना। और शायद याद मुझे आज भी ना हो, लेकिन क्योंकि साल भर पढ़ा तो एक कॉन्फिडेंस था। मैं जान रहा था कि बहुत सारे लोग हैं आयुर्वेद में, वो नहीं पढ़ते पेपर, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम लोग कुछ जगह पर पीछे रह जाते हैं। और मैं जानता था कि मैं पढ़ा हुआ हूँ उन चीज़ों को, तो मैं ये तो अच्छे से जानता था कि बहुत सारे लोगों से वो चीज़ बेहतर बता के आऊँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं आ जाता हूँ 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस के ऊपर जो मेरे से खैर अंदर पूछे गए। तो चलो मैं शुरुआत से उसी तरीके से चलता हूँ, जो मुझसे सवाल पूछे गए तो मैंने क्या जवाब दिया, और जो मैं सोचता था कि शायद वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनको जवाब दूंगा। तो मैंने एंटर किया रूम के अंदर। उन्होंने पहली चीज़ मेरे से पूछी कि क्योंकि मेरे जो बुक थी मेरे पास, जो उन लोगों ने एक आंसर शीट टाइप दी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था पीजीएस, है ना। तो जिन लोगों ने पीजी किया था इस बार उनको प्रेफरेंस दिया गया, तो मेरे आगे पीजीएस था, टिक मार्क था। और जिन लोगों ने नहीं कर रखा था उनके आगे लिखा हुआ था पीजी नील। तो पीजीएस लिखने की वजह से उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या पीजी कर रखा है आपने। मैंने कहा जी सर। उन्होंने पूछा कहाँ से किया, तो मैंने उनको बता दिया IPGTRA जामनगर। अब देखो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है। आपका इंस्टीट्यूट अगर अच्छा होता है, मैं जानता हूँ, भले ही चाहे मैं कैसा भी रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, एक अच्छा स्कॉलर रहा हूँ बहुत, लेकिन अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो आप 2 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला, हो सकता है अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके इंस्टीट्यूट का हो, तो ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर कर देते हो, ना चाहते हुए भी, है ना। ऐसा हो जाता है कि मैं जिसको जानता हूँ मैं थोड़ा सा शायद फेवर कर जाऊँ। और दूसरी बात है, अगर मैं नहीं भी जानता और अगर मुझे पता है कि आप कहीं अच्छी जगह से आ रहे हो, आपने एक एग्ज़ाम निकाला है, तो एटलीस्ट मैं मान सकता हूँ कि आप बेकार तो नहीं रहे होगे। तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो तो कोशिश करो बातों में या किसी भी तरह से उस चीज़ को सामने रखने की। सेम मैंने किया। नेक्स्ट इसके बाद आता है, उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी ब्रांच क्या रही। मैंने कहा काय चिकित्सा। मैं जानता था काय चिकित्सा बोलते ही क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि काय चिकित्सा एक ब्रॉड टर्म है। मतलब कई जगह पे क्या होता है ना, आपकी ब्रांच सर्जरी है तो डिजीज़ स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, आपकी ब्रांच अगर द्रव्य गुण है तो सिर्फ द्रव्य गुण वाली चीज़ें पूछ लेते हैं। लेकिन जब काय चिकित्सा ब्रांच बोलते हो ना, तो सामने वाला ऐसी उम्मीद करता है, भले ही आपको कितना भी आता हो, कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो थोड़ा सा डर था। और मॉडर्न क्योंकि काफ़ी टाइम से इधर कम भी पढ़ा जा रहा है, आप जान रहे हो कि आपको पढ़ाता हूँ सब चीज़ों में, तो ज़्यादातर आयुर्वेद के टच में था। हाँ, कॉलेज में ज़रूर अपने मैं पेशेंट देख रहा था लगातार, तो वो मॉडर्न वाला पार्ट वहाँ से उतना था कि अगर क्लिनिकल पूछेंगे तो बता के ले जाऊँगा, मैं जानता था। तो खैर उनका अगला क्वेश्चन जो था मेरे से, इसके बाद उन्होंने मुझे सीधा यही पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए। हाँ, उसके बाद उन्होंने सीट मुझे ऑफ़र की, तो मैं सीट पर बैठा, वो सारी बातें आपसे बता चुका हूँ। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट दी, बोला
उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जगह से आपने किया, आप बैठ जाइए। तो सीट लेने के बाद जो पहला सवाल था उनका मेरे पास वो ये था कि मैं इस चैम्बर में बैठा हुआ हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो जाऊँगा। तो मैं शायद क्वेश्चन को ठीक से ले नहीं पाया। तो मैंने जो उनको जवाब दिया, मैंने कहा सर ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की आप बात कर रहे हो, क्योंकि उस रूम के अंदर क्या था, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था प्रॉपर। तो मैं गलत नहीं था अपनी जगह। मैं उनको यही बताना चाह रहा था कि सर ये क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे, और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो तो आपको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होने की संभावना है। तो मेरे इस सवाल पे जो मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा, एक दूसरी मैडम थी मेरे साथ में, कि सर ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या और कोई इस तरह की डिजीज़ है आयुर्वेद में जिससे कोरिलेट कर सको इसके आसपास? तो हलीमा का आप जानते हो। तो मैंने वो जवाब दिया उनको, हलीमा का। तो वो खुश हुई उससे, मैंने उनका चेहरा देखा, वो मतलब खुश थी कि एटलीस्ट मुझे पता है। फिर लेकिन सर ने मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया, उन्होंने बोला सर ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अगर लिफ्ट में जाता हूँ तब भी मुझे डर लगता है, और मैं एकांत जगह पर जाता हूँ, अकेली जगहों पर, तो मुझे डर लगता है, तो ये क्या चीज़ हो सकती है? तो जवाब आसान था, क्लोस्ट्रोफोबिया, मुझे पता था, तो मैंने टर्म यूज़ की। वो खुश हुए, उन्होंने मुझे पूछा कि इसका क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, क्या आपके यहाँ कोई ट्रीटमेंट बताया हुआ है? तो मैं उनको बोला जी सर, दैव्यापाश्रय चिकित्सा है, इसके लिए बताई हुई है, ऐसी चीज़ों के लिए कि आपको जो सत्य है उसका ज्ञान कराया जाए। सेटिस्फाइड थे। अगला सवाल था उनका कि एक डॉग बाइट का केस आपके पास आता है तो आप क्या करोगे? तो मैं जान रहा था कि ये सवाल पूछने का मतलब ही होता है दो चीज़ें जानना, एक तो कि टीटी का इंजेक्शन लगवाना है, और दूसरा ये कि आपको कभी भी वहाँ पे स्टिचेस नहीं करने हैं अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब तो जनरल केस में यही बोलते हैं कि स्टिचेस नहीं लगाने, और दूसरी चीज़ है कि आपको उसको अच्छे से वॉश कर देना है, ठीक है, और बाकी जो कुछ भी है वो तो चीज़ें हैं ही। तो मैं जानता था, मैंने ये दोनों चीज़ें उनके सामने शुरुआत में रखी। तो उन्होंने आगे पूछा, इन्होंने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है इस बीमारी के बाद कि जिसके डेवलप हो जाने पर आप पेशेंट को बचा नहीं सकते। एक बार मॉडर्न साइंस में क्लियर लिखा हुआ है। तो जवाब मेरा बहुत क्लियर था इसके बारे में भी, हाइड्रोफोबिया। हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैडम ने फिर सवाल पूछा कि हाइड्रोफोबिया आप बोल रहे हो, तो इसको आयुर्वेद में कोई टर्म दी है और किसने दी है? तो आप जानते हो, जल संतरांस आचार्य सुश्रुत, तो ये अगस्त तंत्र में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो, मतलब कल्प स्थान में कहूँ तो सुश्रुत में, वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अगला सवाल था मेरे लिए, तो इस जवाब से भी वो सेटिस्फाई थे। अगला सवाल था उनका कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कहाँ की डिजीज़ है? तो जो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, थोड़ी सी मसल्स जो है स्टिफ होंगी, है ना, और जो DTR है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो बढ़े हुए मिलेंगे आपको, एक्सेग्रेटेड मिलेंगे। प्लस एक और चीज़ वो ज़रूरी जानना चाह रहे थे, जो मतलब मेरे सवाल से ही कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, कि मसल बल्क जो है वो कम हो जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में, अपर मोटर न्यूरॉन में नहीं होता। तो ये मैं जानबूझ के खींच के ले गया था। मैं जान रहा था कि अपनी जगह थोड़ा सा ले जाऊँ आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि हमारे लखनऊ कॉलेज में क्या था, काफ़ी सारे बच्चे आते थे DMD और BMD के, तो उनमें अक्सर हम लोग षष्टिशाली पिंड स्वेद कराते थे, और हम देखते थे काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला था लखनऊ में उस समय इस ट्रीटमेंट को। तो मैं चाह रहा था खींच के उस तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाना, है ना। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करो अपने वाइवा को, अपने इंटरव्यू को खींच के उसकी तरफ लेके जाओ, जो भी पार्ट आपसे आपको अच्छे से तैयार है और आपको लगता है आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। खैर उनका जवाब, इसके बाद जो अगला सवाल था मेरे से वो ये था कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं मॉडर्न में जिनमें इस तरह की कंडीशन मिलती है? तो मैंने तुरंत बोला सर DMD BMD। फिर उन्होंने पूछा फुल फॉर्म क्या होती है? तो डगन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर उन्होंने थोड़े पहचान पूछी, मैंने गोवर साइन उनको बता दिया। आपने देखा होगा बच्चे को उठने में जो परेशानी होती है ना? तो वो साइन उनको मैंने बता दिया, तो काफ़ी खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल था उनका कि शोथ में और स्थूल्य में क्या अंतर होता है, मतलब एडेमा और जो ओबेसिटी है, इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन करोगे, मेनली कैसे पहचानोगे? तो मैंने बताया फिर उनको कि सर मतलब मैं बहुत क्लियर नहीं था कि एग्जैक्ट क्या बोलूँ इसके लिए, लेकिन जो मेरे माइंड में पहली चीज़ आई, मैंने उनको बोला कि शोथ में जैसे आप जनरल देखते हो कि एडेमा होता है ना, तो उसमें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि पिटिंग एडेमा जैसे आप चेक करते हो नॉर्मली, वहाँ से अगर आप प्रेशर देते हो अगर बॉडी के ऊपर कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ एक गड्ढा कह लो, चाहे एक ब्लिंक कह लो, डेवलप हो जाता है। और उसमें फिर मैं आयुर्वेद में ज़्यादा ले जाना चाह रहा था, वातपित्त कफ के हिसाब से बताना चाह रहा था उनको, जानबूझ के। मैं चाहता था कि वो थोड़ा मॉडर्न में पूछे। वही चीज़ हुई। मैम ने फिर अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब आप चेक करते हो तो कहाँ पे चेक करोगे इसको? तो अगेंस्ट बोनी प्रोमिनेंस, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो एक बार में सारे जवाब मत दो, अगर सारे जवाब दे दोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपके सवाल घट जाएंगे, फिर अगला कोई सवाल आएगा। तो कोशिश करो चीज़ों को थोड़ा 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 सेटिस्फाई करते हुए उनको उस तरह से आगे बढ़ो कि सवाल में से सवाल बनते रहें और आपको उन सवालों का जवाब आता हो। तो ये अगली चीज़ है जो आपको करनी है फॉलो। तो ये मेरा अगला सवाल था। इसके बाद सर ने मुझे पूछा, सर आप किसी प्रोग्राम के बारे में जानते हो जो अच्छे से पढ़ाओ? तो सभी से पूछा जा रहा था, मैं जानता था, तो मैंने उनको बता दिया सर NRHM है, या बाकी सारे प्रोग्राम जानता हूँ। तो वो बोले सर आप कौन सा अच्छे से जानते हो वो बता दो। NRHM मैंने बोला। तो उन्होंने मुझे पूछा सबसे एंड पॉइंट इसका क्या है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल जो लास्ट चेन के हिस्से हैं वो क्या है?
तो मेनली आशा के बारे में जानना चाह रहे थे। मैंने आशा का नाम जैसे ही लिया तो उन्होंने मुझे फुल फॉर्म पूछी आशा की, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आप चेक कर सकते हो। फिर और कुछ चीज़ें इससे संबंधित एक दो सवाल शायद NRHM की ओर थे, कब आया था, है ना, तो ये सवाल था, और शायद कि कब लॉन्च हुआ था, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो ये वाले सवाल पूछे गए थे मेरे से, क्योंकि ये मैं जानता था ये पूछे ही जाएंगे, तो तैयार करके गया था। हुआ क्या था, ये चीज़ मैं बताना भूल गया पहले, तो आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जब आपका इंटरव्यू होता है, आपका लक अच्छा नहीं, या फिर आपका नाम ए से है, या मान लो सबसे पहले नंबर आप ही का है, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में काफ़ी अच्छे रहे होगे। तो खैर शुरुआत में अगर हो तो अलग बात है, वरना जो बाद वाले लोग होते हैं ना, आप कोशिश करो जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं उनके बाहर, जैसे हम लोग आयोग के बाहर सब लोग जाके खड़े हो जाते थे, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे। तो एक दिन 2 दिन पहले पहुँच जाओ जहाँ आपका इंटरव्यू है, वहाँ पे सुनो, लोग आके बताएंगे बाहर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन वही कॉमन होते हैं, लगभग वही घूमते रहते हैं लगातार। अभी इसको पूछा 3-4 बच्चों के बाद, फिर वही क्वेश्चन पूछे। हाँ, कुछ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे पैनल चेंज होता रहेगा क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो सारे लोग पैनल के वही कॉमन रहते हैं लगभग, वो घूम घूम के बस चैम्बर उनके चेंज होते रहेंगे। तो आप सबके सवाल कॉमन इकट्ठा कर लो, वहाँ पहुँच जाओ, सबसे मालूम करते रहो क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो मैंने भी किया, मैं जबकि कई बार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता था, इन चीज़ों को करता नहीं था, लेकिन इस बार मेरा दोस्त है दादा, उसने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि उसका इंटरव्यू पहले था, कि नहीं तुम पहले चले जाओ और थोड़ा सा सुन लो एक बार क्या पूछा जा रहा है। तो उसका पहले तो थैंक यू मैं बोलूँगा यहाँ पे दादा को, कि उसकी वजह से मैं पहले गया और ये चीज़ मेरे फेवर में गई, है ना। तो ये सवाल मेरे से पूछे गए, इनके मैंने जवाब अच्छे से दिए। इसके बाद कुछ और सवाल अगर मुझे ध्यान आते हैं क्या पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। खैर इस पूरे इंटरव्यू में, इन सारी बातों में मुझे लगता है मुझे अंदर लगे होंगे हार्डली 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। लोगों ने निगेटिव डाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी कोई इंटरव्यू फेस कर रहा था, है ना, अपने थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के फेस कर रहा था। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था इंटरव्यूज़ के बारे में। तो एक चीज़ और जो मैंने जानी थी इंटरव्यू के बारे में, वो ये है कि आप जब किसी भी कंपनी में जाते हो ना इंटरव्यू के लिए, या फिर कहीं भी आप किसी के सामने मिलते हो, तो शुरू के जो 40 सेकंड होते हैं, 50 सेकंड होते हैं, पर्सन आपके बारे में राय बना चुका होता है। अगर उस समय वो राय गलत बन गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप कितने भी अच्छे जवाब दो, हो सकता है वो आपको काफ़ी देर तक बैठा के रखे। वो क्यों बैठा रहा है, क्योंकि बस वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गलत सिद्ध करके वही इनडायरेक्ट मैसेज दे देना चाहते हैं कि सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। लेकिन अगर वो आपको पसंद करते हैं, उनको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, तो वो थोड़े टाइम में सवाल पूछ के आपसे खुश हो जाते हैं। अब उनका मन है, हो सकता है वो लंबे टाइम रोकें, तो वो सिर्फ ऐसे ही क्योंकि आपको थोड़ा सता रहे होते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि उनको लेना नहीं है, सीधी सी बात है। अदरवाइज़ वो आपको बहुत जल्दी भेज देंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ के और जो 2-3 लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से, उन सबके एक्सपीरियंस के आधार पे भी मैं कह सकता हूँ, उन सबको भी लंबे टाइम अंदर नहीं रोका, लगभग 7-8-10 मिनट के अंदर उन सभी को बाहर भेज दिया। और जिन लोगों का हम सुन रहे थे कि जिनको लंबे टाइम अंदर रोका, कि 20 मिनट इंटरव्यू हुआ, 25 मिनट हुआ, तो ज़्यादातर लोग सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तो अंदर आपको रोकना इस बात का बिल्कुल सूचक नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दोगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है थोड़ा सा बस पोलाइट रहना, है ना। जब जाओगे वहाँ से तब भी नमस्ते करके उनको जाना, आराम से जाना। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई बताने से आपको, आप कैसे बैठोगे वो चीज़ छूट गई। देखो कुछ चीज़ें अभी क्योंकि फ्लो में आगे निकल जाते हैं। तो जब आप बैठते हो तो आपको ध्यान क्या देना है कि बैठते समय आपकी चेयर जो है ना, उसको कभी भी मूव नहीं करना। अगर वो इस तरह वाली नहीं है कि आप उसको खिसका सकते हो बिना आवाज़ किए, तो कभी भी कोशिश मत करना उसको खिसका के रखने की। हमेशा कोशिश करो चेयर को उठाओ आराम से, कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सामने अधिकारी बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं इस चीज़ से। और एक और चीज़ आप लोग करते हो कॉमन गलती, बैठते समय तो ऐसे नहीं बैठ जाना बिल्कुल यूँ फैल के बैठ गए चेयर पे, है ना, इस तरह नहीं। वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप घर में नहीं बैठे हो अपने, तो कोशिश करो थोड़ा इस तरह से बैठो कि आप लोगों की आप कुछ जानने की इच्छा रखते हो उनसे, है ना। थोड़ा सा जैसे अभी मैं भी बैठा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा आगे की तरफ बैठते हुए कोशिश करो अपने बैक को बिल्कुल, जो चेयर होती है उसके बिल्कुल बैक में टच करो। अपनी कमर जो है, बैक जो है आपका, तो थोड़ा सा वहाँ से स्ट्रेट रहने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ बैठो कि ऐसा ना लगे कि आप पीछे जाके लेटे हुए आराम से ना। इस तरह की पोजीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़, जब अंदर एंटर करते हो तो आपका पेन आपके पास होना चाहिए, लेकिन उस पेन को चट 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 बैठ के वहाँ मत करना। वो बहुत निगेटिव इंप्रेशन डालता है, वो दिखाता है कि आप परेशान हो। बिना मतलब बार बार अपने चेहरे को अपने हाथों से नहीं छुओगे। अगर आप वो करते हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। और जब आप कॉन्फिडेंट लगते हो ना, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा, आपका सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले कर देना चाहता था, लेकिन डर होता है ना आप लोगों से बड़ा। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अभी तक तुम तो खुद कहीं सेलेक्ट नहीं हो, कमेंट आ जाते हैं इस तरह के कि तुम तो खुद कहीं सेलेक्ट नहीं हो, तुम हमें बता रहे हो। तो एक्चुअली मेरा कोई आज तक इंटरव्यू हुआ भी नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना
इंटरव्यू दिया। और सबसे लास्ट मैं अपने बच्चों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिनकी वजह से लगातार मैं टच में रहा पढ़ाई के और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो थैंक यू मेरी तांडव फैमिली, जो मेरे बच्चे हैं, जिन मतलब जो भी मुझसे पढ़ते हो। आप लोग अगर ना पढ़ते शायद तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाता, क्योंकि मैं सच में सब कुछ छोड़ चुका था पढ़ना वढ़ना, आप लोगों की वजह से दोबारा शुरू किया। तो थैंक यू, बस ये कहना था। अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा इसका, मैं कोशिश करूँगा कोई एक अच्छा सा लेक्चर, एक अच्छे से किसी ऐसे व्यक्ति को लाना जिन्होंने इंटरव्यू दिया हो और अच्छा किया हो, सिलेक्शन पाया हो, उनसे क्या पूछा गया और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी थी इंटरव्यू से पहले बाद में, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो थैंक यू, फिलहाल इतना ही तांडव आयुर्वेदा की ओर से, और मैं डॉक्टर निरंक आपसे विदाई लेता हूँ। ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस तरह से नहीं करना। ये देख पा रहे हो ना कितनी सड़क पर ट्रैफिक चलता रहता है। खैर ज़रूरी वाले लोग हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।